पूरे सिस्टम को मोदी बनना है, तो इसको समय लगने वाला। तैयारी ने झटक भी दी, तो मैंने बुरा नहीं माना। मैंने उसी काम को लेकर फिर से उसके पास गया, तो देवेंद्र जी का फोन लगाया। मैंने अनेक कामगारों को भारतीय मजदूर संघ से बोला, कामगारों को उनका मिनिमम वेजेस मिले, इसके लिए अनेक बार प्रशासन से उद्योगपति माइंड लगाई। 2014 के बाद कामगारों को न्याय मिलता है, जनता को न्याय मिलता, भारतीय जनता पार्टी ने। आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री ओम प्रकाश यादव जी उर्फ मुन्ना यादव जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा के लिए समय निकाला और आज इस चर्चा का विषय है कामगार। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे इस विषय पे। सबसे पहले आपके बारे में हमें बताएं कि आपका ये राजनीतिक जो एक यात्रा है ये कैसे स्टार्ट हुई, और आपने कब ये स्टार्ट किया और अभी तक की आपकी जो इस जर्नी के बारे में हमें बताएं। मैं एक छोटा मोटा समाज सेवक था और उस समय कांग्रेस का दौर था जी। उस कांग्रेस के दौर में उस समय मैं कांग्रेस में काम करता था। 1997 में भारतीय जनता पार्टी के माजी आमदार जो आज हैं, वो पहले कारपोरेटर थे, अनिल सोले जी। उन्होंने मेरे को जीत करके भारतीय जनता पार्टी में मेरा प्रवेश करवाया 1997 में, और मैं 1997 में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। अच्छा। एक वार्ड का महामंत्री बोल के मैंने काम चालू किया भारतीय जनता पार्टी में, एक वार्ड का महामंत्री बोल के काम चालू, और वार्ड के महामंत्री का काम करते करते 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दी और मैं अच्छे वोटों से चुनकर आया। उस समय मेरे इस वार्ड की जनता ने एक अच्छा प्यार मुझे दिया। 2002 से 2025 तक इस वार्ड की जनता ने मुझे या मेरी पत्नी को कभी पराजय का सामना नहीं करने दिया। जो जनता के लिए हम लोग काम करते हैं, मेरा पूरा परिवार, मेरा बेटा हो, मेरी मिसेस हो, मेरे घर से कोई भी आए, कोई भी समस्या लेके आए, उसको वापस जाने नहीं देते जी। इसी कारण इस प्रभात की जनता ने हम लोगों को 4 बार यहाँ का कारपोरेटर नियुक्त किया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई। 2014 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस हुए, जो कि इस मतदार संघ के आमदार हैं। उन्होंने मुझे 2015 में महाराष्ट्र के भवन निर्माण मजदूर बोर्ड का प्रेसिडेंट बनाया, अध्यक्ष बनाया। उस समय कामगारों की नोंद, मराठी में उसको नोंद बोलेंगे, यानी वहां पर कामगारों की जो रजिस्ट्रेशन होता था वो सिर्फ 2.5 लाख था। मैंने 19 लाख तक लेके गया। जो पैसा कामगारों को जाता था, कामगारों को जैसा काम करने के लिए किसी प्रकार का जो साहित्य लगता है वो खरीदने के लिए जो पैसा देना था, सबका जिद था कि अपन साहित्य देंगे, लेकिन मेरा जिद था कि डायरेक्ट अकाउंट को पैसा देंगे। जी। तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में 5,000 रुपए, ऐसे 19 लाख कामगारों के अकाउंट में 5,000 रुपए ठेठ पहुंचा दिए। इस राज्य के, इस शहर के विकास के लिए जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती जी। अगर भवन निर्माण कामगार, जिसको मराठी में हम बांधकाम कामगार बोलेंगे, ये अगर नहीं है तो ना रास्ते बनाए जाएंगे, ना भवन बनाए जाएंगे। तो उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होती है देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, शहर के विकास के लिए। तो उन कामगारों के लिए, जैसा दूसरे राज्य से भी यहाँ कामगार आते हैं जिन्हें माइग्रेट लेबर बोलते हैं जी, उनको भी हमने बेनिफिट दिया। अनेक योजनाएं उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए दी जी। और उसमें मैं जहां तक मैं उसमें सक्सेस रहा जी। फिर सत्ता ये मुझे फिर से देवेंद्र जी ने उसी बोर्ड पर प्रेसिडेंट किया जी। लेकिन नसीब से जी। जी। उद्धव ठाकरे जी ने हमारे साथ गद्दारी की जी। और हमारी सत्ता से हम 2 साल वंचित रहे जी। उसमें मैं उस बोर्ड से अलग हुआ। जी। एक अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी या देवेंद्र जी के राय से मैंने पूरे महाराष्ट्र में किया और उसी कारण आज पूरे महाराष्ट्र में, पूरे नागपुर शहर में मेरी पहचान है। जी। जिस प्रकार मेरी वार्ड की जनता ने मुझे 4 बार कारपोरेटर मेरे परिवार से और मुझे रखा, उसी प्रकार बांधकाम कामगारों की आज भी मांग है कि मुन्ना यादव फिर से प्रेसिडेंट होना चाहिए। मैं मेरे मुंह से नहीं बोलता, अनेक पत्र देवेंद्र जी को इसके बारे में गए हैं, अनेक डेपुटेशन गए हैं और मैंने अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी बांधकाम कामगारों के लिए लिए हैं। मुन्ना जी, मैं इसमें आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जो ये राजनीतिक यात्रा रही है, ये काफी प्रोत्साहन करने वाली रही है। जैसा आपने बताया कि 2002 से लेके 2025 तक आप लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ये ऐसी कौन सी एक चीज है जो आपको लगातार उत्साहित करती है, आपको ऊर्जा देती है और आपको प्रेरणा देती है इस दिशा में एक अथक प्रयास करने के लिए? महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री जी हैं जी। वे मेरे से भले ही वो 2 साल छोटे उम्र में, जी। लेकिन मेरे गुरु है राजनीति में। जी। तो मैंने उनकी काम करने की जो तरीका देखा, उनका काम करने का तरीका, जी। कि मैंने नहीं सोचा कि उन्होंने कभी किसी कार्यकर्ता से झूठ बोला होगा और उनके यहाँ आने वाला कोई कार्यकर्ता या कोई भी व्यक्ति कभी बिगड़ काम किए वापस गया होगा, मैंने नहीं देखा।
मैं अच्छा। अनेक वर्षों से उनके साथ रहता था। जी। अनेक वर्षों से वो मेरे को जहाँ बाहर गाँव जाना रहा तो मुझे ही साथ में लेके जाते थे। तो मैंने उनको बाहर भी देखा, जो हो सकता तो हाँ बोलते, ना हो सकता तो वो बोलते कि ये हो सकता नहीं, इसके लिए दूसरा रास्ता बनाना पड़ेगा। उसको ना भी बोलते नहीं थे एकदम। उसी प्रकार मैंने भी वही किया है कि मेरे से हो सकता, वो काम करने का मैं प्रयत्न करता हूँ। फिर वो काम चाहे मज़दूर का हो, या फिर मेडिकल कॉलेज का हो, या फिर किसी का निराधार योजना का हो, या कलेक्टर कार्यालय का काम हो, तो मैं, अगर मेरे को किसी अधिकारी ने झटक भी दिया, जी। तो मैंने बुरा नहीं माना। मैंने उसी काम को लेकर फिर से उसके पास गया। लेकिन जब मैं दोबारा उसके पास गया तो देवेंद्र जी का फ़ोन लगा के गया। अच्छा। तो वो काम हो गया। वहां से मेरा उत्साह बढ़ा कि मैं जनता का काम अच्छी तरह से कर सकता हूँ, और मैं आज भी करता हूँ। जैसा मैंने, जब मैं अध्यक्ष हुआ कामगार मंडल का, उसके बाद भारतीय मजदूर संघ ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया, और भारतीय मजदूर संघ ने अपने साथ जोड़ने के बाद नागपुर शहर के अनेक स्थानों पर हम लोगों ने हमारी भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से यूनियन बनाई, और भारतीय मजदूर संघ ने मुझे वहां का अध्यक्ष बनाया, वो यूनियन का। फिर वो मेडिकल कॉलेज हो, फिर वो मेट्रो हो, जैसी ओसीडब्ल्यू हो, अनेक ऐसे कम से कम 25 कंपनियों में मुझे उन्होंने अध्यक्ष बनाया, और कामगारों को मैं न्याय दिलाते गया, और लोग हमको जुड़ते गए। भारतीय मजदूर संघ के वर्धापन दिन के लिए नागपुर में मैं गया एक बार कार्यक्रम में, तो वहां पर 200 लोग नहीं जुड़े थे। अच्छा। लेकिन आज ऐसी स्थिति पे है कि वहां 1000 लोग जुड़ जाते हैं। मैंने अनेक कामगारों को भारतीय मजदूर संघ से जोड़ा, लेकिन मैं किसी प्रकार का नेता बनने की सपना नहीं देखा कि मैं कामगारों का नेता बन जाऊं। जी। मैंने कामगारों को हाथ जोड़ के विनंती किया है कि कामगार वर्ग में काम करते समय एक अच्छा रिजल्ट भी आता नहीं, कभी कभी डिस्टर्ब भी होता है आदमी, कि कामगारों का काम करते करते अगर उनको थोड़ा सा रिजल्ट नहीं मिला तो दूसरी यूनियन ज्वाइन कर लेते हो लोग। सही बात है। तो उसमें उनको मैं समझाता हूँ, देखो भैया, अगर तुम हमारी यूनियन से जुड़ना चाहते हो, मेरे को तुम्हारे साथ रखना चाहते हो, तो तुमको न्याय मिलेगा, लेकिन समय लगेगा। न्याय मिलेगा, समय लगेगा, क्योंकि मैं कंपनी भी बंद नहीं कर सकता। कंपनी बंद हुई तो मैं रोजी रोटी बंद हो जाएंगी। स्वाभाविक बात है। तो ऐसा भारतीय मजदूर संघ का एक नारा है जी। कि देश के हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम। जी। उसी प्रकार कामगारों को उनका मिनिमम वेजेस मिले, इसके लिए अनेक बार प्रशासन से और उद्योगपति से हमारी लड़ाई हुआ करती है। अनेक उदाहरण हैं कि उनको मैंने मिनिमम वेजेस दिलाया है। अच्छा। लेकिन अगर आप कहीं सर्वे करोगे जी। तो ये पता चलेगा आपको कि परसों मेडिकल कॉलेज की कुछ महिलाएं आई थी, जी। और मेरे लिए गिफ्ट वगैरह लेके आई थी, और मेरी राह देखते रही रात तक। मैं आने में लेट हुआ तो रात को 9 बजे तक मेरे घर बैठे रही। कम से कम 50 महिलाएं थी। जी। उन लोगों को पेमेंट मिला, पहला पेमेंट। उन्होंने अनेक वर्षों से 6000 में काम किया था, जी। अब उनको 18,000 पेमेंट मिल गया। तो इतनी खुश थी। उन लोगों ने पैसे इकट्ठा किए, मेरे लिए राधा कृष्ण की मूर्ति, शाल, श्रीफल, मिठाई वो ला के मेरी राह देख रहे थे, और आने के बाद उन्होंने मेरा सत्कार यहाँ बहुत उत्साह से किया। तो जो जो मेरे को प्रेम मिल रहा है, कामगारों की तरफ से प्रतिष्ठा मिल रही है, तो मेरा उत्साह और बढ़ रहा है जी। कामगारों में काम करने का। जी। तो मैं उसी प्रकार मेरा उत्साह कामगारों ने बढ़ाया है, और मेरे वार्ड की जनता ने बढ़ाया है। कि अगर मेरे को मेरे वार्ड की जनता ने उत्साहित नहीं किया होता, फिर से नहीं चुन के दिया होता, तो मेरा उत्साह खत्म हो जाता। लेकिन बिल्कुल उत्साह सही। बढ़ने का कारण है। जी। कि आपको एक वैसा एक उत्साह मिल रहा है, लोगों की तरफ से प्रेम और सम्मान मिल रहा है। मुन्ना जी, मैं इसमें आपसे और एक सवाल पूछना चाहूँगा कि किसी भी सरकार के लिए कामगार एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, और ये काफ़ी हद तक सरकार की लोकप्रियता के ऊपर भी असर डालता है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखो, 2014 में देश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई। जी। देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी हुए। 2014 में नितिन जी भी खासदार हुए, केंद्र में मिनिस्टर हुए, और उसी 2014 में देवेंद्र जी भी मुख्यमंत्री हुए। तो 2014 के बाद कामगारों को न्याय दिलाने में, जनता को न्याय दिलाने में भारतीय जनता पार्टी ने काफी मदद किया है। क्योंकि एक मोदी क्या कर सकेगा, एक देवेंद्र जी क्या कर सकेंगे। सही बात है। पूरे सिस्टम को सुधारना है, उसको समय लगने वाला है। पूरे सिस्टम को मोदी बनना होगा। पूरे सिस्टम को मोदी बनना है, तो इसको समय लगने वाला है। जी। क्योंकि सिस्टम इतनी जल्दी नहीं सुधरेगा। सही बात है। हर किसी को अपने कर्तव्य के पालन की चिंता नहीं है। सैकड़ों करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज में दिए, जी। और मेडिकल कॉलेज को उन्होंने, एक दिन मैं उनके कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज में बैठा था, तो उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब आदमी या मजदूर अपना उपचार नहीं कर सकता, उसको कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट के अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो पेइंग वार्ड है वो अच्छे होने चाहिए, और लोगों को एक अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, एक अच्छा उपचार मिलना चाहिए मेडिकल कॉलेज में, जिससे मध्यवर्गीय आदमी कोई भी हो वो भी आके यहाँ पर उपचार ले। देखो क्या होता है, उनको एक गंदी आदतें रहती है, कोई नशा करने की, सही बात। बीड़ी पीने की, जिससे उनकी तबीयतें ज्यादा बिगड़ती है। हर डॉक्टर ने, हर अधिकारी ने, मैं आदेश किसी को दे रहा नहीं हूँ, जी। लेकिन एक विनंती है उन लोगों को कि जी। गरीब लोगों को उन्होंने सेवा देनी चाहिए। सही बात है।
तो उसी प्रकार सेवा देने का काम 2014 के बाद जो हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने के बाद, तो मैं अनेक वर्षों से राजनीति में, उम्र के 15 साल से मैं समाज सेवक। जी। मैंने इंदिरा गांधी का जब निधन हुआ था, तब मैं देखा था, वो मेरे को याद है, तब से मैं काम करता हूँ राजनीति में, समाज में। तो मैंने जो बदलाव 2014 के बाद देश में, राज्य में, शहर में देखा है, वो बदलाव अब ऐसा लगता है कि मोदी जी के कारण, देवेंद्र जी के कारण कहीं ना कहीं समाज को अच्छा उपचार मेडिकल कॉलेज में या मिनिमम वेजेस देने में प्रशासन या उद्योगपति कभी कोताही नहीं करेंगे। एक एप्लीकेशन अगर देवेंद्र जी को पहुंची तो उसमें एक बैठक लग जाती है। कामगार जो आयुक्त हैं वो मुंबई से बैठक लगा लेते हैं उद्योगपति के साथ और उन्हें कहते हैं कि तुमको करना पड़ेगा। एक उदाहरण के तौर पे ओसीडब्ल्यू में अभी 15 वर्ष 10-12 वर्षों से कर्मचारी काम करते हैं मीटर रीडर। जी। उनकी एक यूनियन है, उस यूनियन का मैं अध्यक्ष हूँ। जी। तो अभी मेरी लड़ाई चालू है उन लोगों से। जी। तो वो ओसीडब्ल्यू के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या किया, कुछ कर्मचारियों को षड्यंत्र रच के काम से निकाल दिया। उसके लिए हमने आंदोलन किया। आंदोलन के बाद कामगार आयुक्त ने बैठक लगाई और उन्होंने आदेश दिया कि तुमको ये कामगारों को तुरंत काम पे लेना पड़ेगा। उन्होंने काम पे ले लिया और मिनिमम वेजेस देने के लिए अनेक बातें, अनेक कायदे नियम बता रहे हैं, लेकिन कामगार आयुक्त ने भी अपना निर्णय उनको परफेक्ट दिया कि तुम्हारी कंपनी परिमंडल 1 के अंतर्गत आती है, परिमंडल 1 के अंतर्गत आती है। आप एक स्थानिक स्वराज संस्था की कंपनी में काम करने वाले हो तो आपको इनको मिनिमम वेजेस देना पड़ेगा। इनका मिनिमम वेजेस 20,600 रुपए निकलता है। अच्छा। अब ओसीडब्ल्यू कंपनी को काम तो नितिन जी, देवेंद्र जी के माध्यम से दिया गया है, बराबर। लेकिन शहर का काम करने वाला जो वर्कर है, नागपुर शहर का है, वो भी नितिन जी का है, देवेंद्र जी का है, हमारा है। जी। तो हमने उनको मिनिमम वेजेस दिलाना चाहिए। तो वो मिनिमम वेजेस न देने के लिए उन कामगारों को निकालने के लिए इतने प्रयत्न चालू है। मैंने अभी आपके सामने एक पत्र पे सही किया। जी। वो हमने म्युनिसिपल कमिश्नर के लिए किया है कि इन लोगों को तुरंत, उन्होंने क्या किया, वो दो कर्मचारी को जिनको काम से निकाला तो षड्यंत्र करके उनको काम पे तो ले लिया, लेकिन तुरंत सबके ट्रांसफर इधर उधर कर दिया। अच्छा। ये जो चीजें हैं, अभी तक हर किसी को पैसा चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं वो हिसाब लगा रहे हैं कि एक कर्मचारी की अगर मैं 7,000 रुपए बढ़ा दूंगा तो मेरे को 1 करोड़ रुपए के 85 लाख के पास 100 कर्मचारी का पैसा देना पड़ेगा साल का। किसी को निचोड़ के, कोई कंपनी मालक हो, उद्योगपति हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए अभी एक लड़ाई शुरू है। तो उसको जब हम न्याय मिला के देंगे तो और लोगों का विश्वास बढ़ेगा और कामगार हमको जुड़ेंगे। तो ऐसे अनेक मजदूर, अनेक श्रमिक हम लोगों को जुड़े हैं और हम लोग न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं। और देवेंद्र जी ने कभी किसी काम के लिए ना नहीं बोला, नितिन जी ने कभी किसी काम के लिए ना बोला। मोदी तक तो मैं पहुंच नहीं सकता, छोटा आदमी हूँ, छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन देवेंद्र जी तक तो मैं हमेशा जाके पहुंचता हूँ और कामगारों को या और भी किसी को कोई भी काम हो उसको न्याय मिला देते हैं। जैसा हमने मुख्यमंत्री सहायता निधि के माध्यम से अनेक हमारे वार्ड की जनता को या शहर की जनता को ऑपरेशन के लिए 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए मंजूर करके दिए हैं। विशेष फंड बोल के दिए हैं। नितिन जी, देवेंद्र जी कभी नहीं बोलते। देवेंद्र जी को अगर बताया गया कि ये हमारा खास आदमी है, अपना आदमी है, इसकी मदद करनी है, चाहे अपना आदमी ना भी है, इसकी मदद करनी है और इसके पास पैसा नहीं है, इसको 4 लाख रुपए लग रहे हैं और आपके तरफ से 80,000 मिले हैं, उस पर विशेष सही करके, विशेष कुछ भी लिख कर उसको पैसा मिल जाता है। अच्छा। तो ये सब 2014 के बाद ही देखने को मिला है कि जो देश, हमारे जो शहर के मध्यवर्गीय जनता है, उनको सहायता निधि से जो पैसा मिलता है, आज प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर एक हार्ट का ऑपरेशन करने तुम जाओगे तो 4 लाख 5 लाख रुपए का खर्चा आता है, मिनिमम लग जाता है। तो नितिन, देवेंद्र जी उसमें मदद करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर अभी एक कैंसर के पेशेंट, उसकी पत्नी थी और वो गेट पे खड़े थे, तो उन्होंने मेरे को देखा, रोका, मुन्ना भैया मैं आपका वार्ड का नागरिक हूँ, तो मैं देवेंद्र जी को मिलना चाहता हूँ। तो मैंने गाड़ी में बैठा लिया, लेके गया, तो देवेंद्र जी ने कहा, उन्होंने कहा कि देवेंद्र जी मेरे मिसेज को 31 लाख रुपए का खर्च। तो देवेंद्र जी ने कहा इतना तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं तुमको मदद बड़ी करूंगा और उसका ट्रीटमेंट के लिए जो पैसा मिलना चाहिए उसके लिए आगे प्रोसीजर चालू है। जहां तक 100% देवेंद्र जी उसको मदद दिलाएंगे। तो जो ऐसा नेता अगर हमारे शहर को मिला है, हमारे राज्य को मुख्यमंत्री बोल के मिला है, तो कहीं ना कहीं 100% जनता का झुकाव उनके तरफ रहेगा। कांग्रेस ने खुद जातिवादी की राजनीति पूरी 70 साल की और आज जातिवादी का पूरा टिकरा भारतीय जनता पार्टी में फोड़ना चाहती है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार की कोई जातिवादी नहीं, मैं भी जाति से ओबीसी हूँ और अनेक लोगों को हमने मदद किया है और देवेंद्र जी ने दिल खोल के मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने अनेक लोगों को मुख्यमंत्री सहायता, उन्होंने उनके जन्मदिन पर अपनी उदाहरण के तौर पे आपने देखा है कि उन्होंने बताया कि जो तुमको पेपर में ऐड डालनी है तो मुख्यमंत्री सहायता निधि में पैसा दे दो, पर मेरे जन्मदिन की पेपर में ऐड मत डालो, मेरा जन्मदिन मत मनाओ, वो पैसा तुम मुख्यमंत्री सहायता निधि में दो जिससे मैं गरीबों की मदद कर सके। तो एक ऐसा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को मिला है जो जनता के लिए कुछ करना चाहता है।
तो ये जनता से भी हमारी वही विनंती रहेगी कि जनता उसके पीछे खड़ा रहे। ये सब बातें हमको 2014 के बाद देखने को मिली है, क्योंकि 2002 में मैं जब नगर सेवक हुआ, तो मैं अनेक कामों को नहीं कर सकता था, निराधार योजना के पैसे नहीं मिलते थे, तो वो नहीं मिला सकता था। आज अनेक कामों को मैं देवेंद्र जी के माध्यम से, मोदी जी ने जो स्कीमें चालू की है, नितिन जी के माध्यम से हम जनता को मदद कर सकते बहुत अच्छा। सर, कामगार ये जो विषय है, जो आपके मन के इतने करीब है और जिसके लिए आप लगातार इतने लंबे समय से प्रयासरत हैं। अब इस विषय के ऊपर हम कुछ एक संक्षिप्त कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे और इस विषय के ऊपर जो सरकार की अलग-अलग योजनाएँ हैं, उस विषय में सर और जानना चाहेंगे आपसे। मेरा पहला सवाल है कि सर, हर बड़ी योजना के पीछे एक स्टोरी होती है, कहानी होती है, एक नज़रिया होता है और उन योजनाओं में वो पहला क्षण क्या था, जिसे बनाने में आपको प्रेरणा मिली? इस बारे में आप बताएँ। हैं। देखो, जब मैं इस बोर्ड पर अध्यक्ष बोल के गया, तो कामगारों के लिए अनेक योजना थी, पर उस योजना में जो पैसे रखे गए थे, वो बहुत छोटे थे। जी, जैसा बांधकाम कामगार का बेटा अगर इंजीनियर बनना चाहता है, जी। तो उसको अब 60,000 रुपए मिलते हैं। यही चीजें उनको 20,000 रुपए मिलते थे। तो ये बातें सब मैं जब देवेंद्र जी से शेयर किया, एक दिन अब वो मेरे को समझ देते हैं, मेरे को ना कभी बोलते नहीं। मैं मिलने गया तो कभी ना बोलते नहीं। तो ये विषय को मैं लिस्ट लेके गया उनके पास मिलने के लिए कि इस योजना में इतना पैसा है, इस योजना में इतना पैसा है, इस योजना में इतना पैसा है। तो उन्होंने ये पैसा सब 4 पट कर दिया, डबल कर दिया। जी, कि जैसा बांधकाम कामगार के बेटे को इंजीनियर बनने के लिए 20,000 रुपए, आज 60,000 रुपए और अनेक लोगों को मिला है ये पैसा। जी। तो उसमें अब क्या हुआ, उसमें अब दलाल तैयार हो गए। अच्छा, जैसा जिस नेट कैफे वाले को अधिकार दिया गया है कि बांधकाम कामगारों को ऑनलाइन फॉर्म भरने का, तो वो पहले क्या करता, बार्गेनिंग करता है कामगार से कि तुमको 60 मिलेंगे, उसमें से 20 मैं लूंगा, 40 आपको दूंगा। वो भी हमने बंद किया था। अच्छा। पूरे नेट कैफे वाले जो लोग हैं, उन लोग हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट को मेरे ख्याल से शासन बता नहीं पाया कि ये लोग कर रहे क्या है। और फिर से हाईकोर्ट ने, सम्माननीय हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया कि बहुत इनको फॉर्म भरने का अधिकार रहेगा। तो जो बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं, जैसे बांधकाम कामगार की बेटी की अगर शादी है, जी, उसके लिए भी पैसा है। जी। जो योजनाएं हैं सरकार की, उसमें भारी मदद है कामगारों के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है और वो कर रहे हैं और कामगारों को मदद मिल रही है। जी, लेकिन 70 साल कांग्रेस का राज था, ऐसा कभी हुआ नहीं। देखो, ये जो बांधकाम कामगार मंडल जिसको बोलते हैं, भवन निर्माण मंडल, भवन निर्माण मजदूर का जो मंडल है, ये किसी भी मजदूर को मालूम नहीं था। अच्छा, ये 2014 के बाद जब मैं प्रेसिडेंट हुआ, तो जब मैं अध्यक्ष हुआ इसका, तो पूरे महाराष्ट्र को ये चीजें मालूम पड़ी कि ऐसा भी एक बोर्ड है जिससे कामगारों को इतना बेनिफिट है। और उस बोर्ड में उस समय 12,000 करोड़ रुपए थे और कम से कम 1,000 करोड़ रुपए साल का उस बोर्ड में आते हैं। जी, और वो कहाँ से आते हैं ये भी बता देता हूँ। उस बोर्ड में जो हमने बिल्डिंग प्लान लिया घर बनाने के लिए, तो उसमें लेबर सेस भरना पड़ता है। अच्छा, वो लेबर सेस के माध्यम से वो बोर्ड में पैसा आता है। करके वहां इतनी बड़ी रकम है और कामगारों को इतना ज्यादा बेनिफिट है, तो वो बेनिफिट हम 2014 के बाद ही कामगारों को दे सके। मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेजेस। कंपनी में काम करने वाले कामगार को या किसी बड़े संस्था में काम करने वाले कामगार को मिनिमम वेजेस भी हम 2014 के बाद ही दिला सके। वो यानी इंश्योर किया गया इस मंडल के माध्यम से। इस मंडल छोड़ो, अनेक मंडल है। ये मंडल सिर्फ भवन निर्माण मजदूरों के लिए था, जी, जिसका मैं प्रेसिडेंट अध्यक्ष था। जी। लेकिन और भी जो मजदूर हैं, उन लोगों को मिनिमम वेजेस मालूम नहीं था। ये होता क्या है? होता क्या है, जितना मजदूरी दे रहे थे, उतनी मजदूरी में बेचारे काम कर रहे थे। लेकिन आज ऐसा हुआ है कि उनको मिनिमम वेजेस हो रहे हैं, तो उनका पगार 20,000 के ऊपर जा रहा है। अच्छा, और आज भी जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो लेबर सप्लाई का काम लेता है, वो कहीं ना कहीं कामगारों को नहीं देता है मिनिमम वेजेस। पूरे पूरे मजदूरों को दिलाने का काम हम लोग भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से करते हैं और उनको न्याय दिलाने में सफल होते हैं। मुन्ना जी, हम इससे ये समझ सकते हैं कि इन प्रयासों से जो एक इसका असर हुआ है कि जो ये कामगार है, वो भी एक अच्छे जीवन स्तर की अपेक्षा रख पा रहे हैं और उनका जीवन स्तर सुधर रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा एक अगला सवाल कि सर, किसी भी सरकार के लिए जो निर्माण श्रमिक है, ये बहुत एक अनऑर्गनाइज़्ड वर्ग होता है। तो इन तक पहुँचना, ये कितना बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और सरकार ने इसे एक प्राथमिकता क्यों माना है? और इसके पीछे एक राजनीतिक सोच क्या है? आप इस बारे में बताएँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार की राजनीतिक सोच तो ये है जी, कि वो कामगार खेत में काम करने वाला हो, वो मजदूर खेत में काम करने वाला मजदूर हो, वो मजदूर कंपनी में काम करने वाला मजदूर हो, वो मजदूर भवन निर्माण काम करने वाला मजदूर हो। जो मजदूर है, उसके भी बच्चे पढ़ना चाहिए। मजदूर का बच्चा मजदूर नहीं होना चाहिए। मजदूर का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर होना चाहिए, वकील होना चाहिए। और मजदूर की जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए। और मजदूरों को भी मेरी विनंती है कि जो प्रकार मजदूर अपनी आदतों को, थोड़ा पैसा रहने के बाद भी जो आदतें उनकी किसी नशा करने की वगैरह होती है, तो उसके कारण उनकी तबीयत भी बिगड़ती है।
वो सारी चीजें वो लोग छोड़े। सरकार तो प्रयत्न कर ही रही है और करने वाली है। जहां तक सिर्फ सत्ता आने को 11 साल हुए हैं महाराष्ट्र में, और 11 साल केंद्र में भी। जी। मोदी जी भी 11 साल ही पंतप्रधान बनने को गए हैं। अब जो 70 वर्ष का जो बैकलॉग भरने को 10 साल में तो नहीं हो पाएगा, समय लगेगा। समय लगेगा। और इसके लिए पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता ये कर रहे हैं। जी। और कहीं ना कहीं 100% हम लोग मजदूरों को न्याय देने में सफल होंगे, सक्सेस होंगे। और न्याय देने के लिए जो हमारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो नेता मोदी जी ने चुने हैं, जो नेता देवेंद्र जी ने चुने हैं, वो लोग भी प्रयत्नशील हैं। और सिर्फ नाम रखने का काम अभी कांग्रेस के नेताओं ने किया है। जैसा कांग्रेस के एक आमदार ने, मैं नाम नहीं लूंगा, विधानसभा में एक प्रश्न उठाया था कि भवन निर्माण मजदूर का जो बोर्ड है, बांधकाम कामगार मंडल जो बोर्ड है, इस बोर्ड पर बोगस कामगार नोंदित होकर इसका बेनिफिट ले रहे हैं। अब मैं कहता हूँ 20%, 10% तो ऐसा चलने वाला है। जिसे ज्यादा होशियार, जो ज्यादा ज्यादा होशियार है जी। उसको पता चला कि मेरे बच्चे को इंजीनियर बनाना है और ये 60,000 रुपए मिल जाएंगे, तो 10-15% लोग ऐसा करने वाले हैं, कर भी रहे हैं। जी। तो उसके नाते 10% लोगों की गलतियों का 90% लोगों को नुकसान न हो, इसका उन्होंने ध्यान नहीं रखा। उन्होंने सिर्फ नाम रख दिया कि इस बोर्ड में बोगस नोंदनी हो रही है तो बोगस लोगों को फायदा मिल रहा है। लेकिन 90% लोगों को सही में फायदा मिल रहा है। जो फायदा कभी कांग्रेस के जमाने में नहीं मिला, वो भारतीय जनता पार्टी के जमाने में मिल रहा है। सर, मैं एक चीज़ से तो ज़रूर मैं आपसे एग्री करना चाहूँगा कि हमारी जो सरकार है, ये बहुत सारी स्कीम्स इम्प्लीमेंट कर रही है लेबर्स के लिए भी, और स्पेशली हेल्थ केयर सेक्टर में भी। जैसे मैं मेरा एक अनुभव बताना चाहूँगा कि मेरी माँ का हार्ट का ट्रीटमेंट एम्स में हुआ, जहाँ एक नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका जो एक खर्च था, अनुमानित 6 से 7 लाख रुपए था, वो एम्स में लगभग ₹2,500 में पूरा हो गया। सो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ योजनाएँ जो कामगार के लिए उसी जो है, वो तो इम्प्लीमेंट कर ही रही है। साथ में जो आपने उनके स्वास्थ्य के विषय में जो एक चिंता ज़ाहिर की, उसके विषय में भी गवर्नमेंट आयुष्मान हेल्थ की जो योजना है, वो इसे इम्प्लीमेंट करके काफ़ी ज़रूरतमंद लोगों को मदद कर रही है। मुन्ना जी, मैं इसमें आपसे अब एक अगला सवाल पूछना चाहूँगा कि जब आप कामगार लोगों से ग्राउंड पे मिले, आपने उनसे जब बात की, तो उनकी क्या मुश्किलें आपने समझी या क्या उनकी भावनाएँ हैं, आपको महसूस हुई, जिस पे आपको लगा कि इन विषयों पर और इस ग्राउंड लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी है? ऐसा है, जब मैं कामगारों के बीच गया, मैं जब इस बोर्ड का प्रेसिडेंट हुआ, अध्यक्ष हुआ और कामगारों के बीच गया, जाने के बाद कि जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार से जो काम करने वाले वर्कर आते हैं, तो वो मियाँ-बीवी दोनों काम पे जाते थे और उनका बच्चा घर में रहता था। तो एक दिन वो खाना बनाए, चूल्हे पर खाना बनाया उन्होंने और वो चले गए, बच्चा छोटा था, चूल्हे में हाथ डाल दिया, दोनों हाथ जल गए। ये भी मैंने देखा है। तो मैंने प्रयत्न किया कि जो कामगारों के बच्चे हैं, उनको सँभालने के लिए, जैसे पालना घर टाइप एक व्यवस्था लाने की मैंने उस समय प्रयत्न किया, लेकिन बोर्ड तब तक मेरे हाथ से चला गया था। अच्छा। तब तक बोर्ड मेरे हाथ से चला गया था और वो मैं उसमें सक्सेस नहीं हुआ। ये भी मैंने देखा कि कामगारों को, बच्चों को सँभालने के लिए घर में कोई रहता नहीं। वो दिन भर खेलते रहते हैं, मट्टी में खेलते रहते हैं, उनकी हालत खराब रहती है। कई बार चोटिल हो जाते हैं। कई बार उनको मार लग जाती है। लेकिन ये सत्य है कि जो कामगार बाहर से काम करने आता है, अब तो हर राज्य का कामगार आना बंद हो गया है। अच्छा। जैसे छत्तीसगढ़ का कामगार यहाँ आ रहा नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का विकास भरपूर मात्रा में होने लगा है, तो वहाँ के लोग कामगार वहीं काम करने लगे हैं। तो अब जिनको माइग्रेट लेबर बोलते हैं अपन, वो आना कम हो गया है। जो बच्चे हैं उनके, वो कम पढ़े लिखे रह जाते हैं। उनके जो बच्चे हैं, उनको गंदी आदतें लग जाती हैं, तो उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद होती है। तो मैं अभी इसके बाद उनके बच्चों को मेरे से जितना प्रयत्न हो सके, उतना ज़्यादा फ़ायदा देने का काम मैं करता हूँ। उदाहरण के तौर पर खेती में काम करने वाला जो मज़दूर है, उसकी रोज़ी ₹200 रहती है। ₹200 ₹250 के आस-पास। 250 तो बहुत मुश्किल से, यानी तुमको बताता हूँ, जो पुरुष कामगार है, जी। उसको ₹400 मिल जाता है। तो उसमें वो लोग जो काम करते हैं, फुआरनी का काम करते हैं, वो भी एक रिस्की काम है। जी। अगर उसको इन चीज़ों की, उसको अगर इन चीज़ों की ये नहीं दिया, ट्रेनिंग सही नहीं दिया, ट्रेनिंग नहीं दी सही गई। नहीं ट्रेनिंग नहीं दिया, तो वो ज़हर का नुकसान उनको हो सकता है। जी। और वो लोग कुछ समझते नहीं। तो उनको भी ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि फुआरनी कैसी हो, काम करते समय काम कैसा किया जाए। जैसा अनेक बार उनके पैरों में चप्पल होती है, उनके पैरों में जूता नहीं होता, वहाँ पर साँप निकलते जहरीले, उससे भी उनका नुकसान हो जाता है। हाँ। तो उनके लिए भी सरकार ने कुछ योजनाएँ लानी चाहिए। अब ये सारे विषय मैं देवेंद्र जी के पास फिर से एक बार रखने वाला हूँ, इसके लिए खेती में काम करने वाले मज़दूर के लिए। बांधकाम काम करने वाले, भवन निर्माण का जो काम करते हैं, उन मज़दूरों के लिए तो अनेक योजनाएँ हैं।
उनके लिए सेफ्टी किट बांटी गई है, उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने के लिए बर्तन बांटे गए हैं। उनको किट का अर्थ समझाया गया है कि अगर तुम एक पेंटिंग करने के लिए ऊपर चढ़ोगे, तो आप अपने आप को कहीं न कहीं लटकाने के लिए उनको सेफ्टी हार्नेस का उपयोग करना। हाँ, ये सारी चीज़ें उनको बताई गई है। जी। और अब हो रहा है, बिल्डर ने अगर उनका सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा तो उस पर भी दंड होता है। जी। और कोई कामगार अगर गलती से उसका कुछ हो जाए, अप्रिय घटना से वो उसका मृत्यु हो जाए, जी। तो उसको भी हम 2 लाख रुपए इस बोर्ड के माध्यम से दिया करते हैं। उसी प्रकार खेतों में काम करने वाले मजदूरों को भी जी। ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसके लिए भी एक बोर्ड बनना चाहिए या उसको किसी बोर्ड में शामिल करना चाहिए। तो इसके लिए भी मैं प्रयत्न करने वाला हूँ। जी। देवेंद्र जी को ये सारी बातों से अवगत कराने वाला हूँ कि वो भी एक बहुत महत्व का काम है। किसान अगर पकाएगा नहीं तो जनता खाएगी क्या? सही बात है। तो उस पकाने में उस मजदूर का हाथ होता है। अब क्या हुआ, उद्योगपतियों ने खेतियां ले ली। छोटे किसान जिनके पास 2 एकड़ 4 एकड़ जमीन है, उनका पूरा नहीं खाता। जी। तो वो मजदूरी करने जाते हैं। तो उन लोगों के लिए भी एक कोई सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि मैं अभी जाता हूँ, जब मैं घूमता हूँ सब तरफ, तो मैं देखता हूँ 100-100 भाई, 50-50 महिलाएं, 20-20 महिलाएं एक-एक खेत में काम करती हैं। धान लगाना, कीचड़ में धान लगाना पड़ता है। फिर वो कीचड़ में क्या है, इसका ध्यान किसी को रहता नहीं और वहाँ उनका नुकसान भी हो जाता है। हाँ। उनकी जान भी चली जाती है। तो ये सारी योजनाओं के उनको उस समय भी उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। उनके लिए भी बोर्ड बनना चाहिए। वो भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो काम करता है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है और सरकार देंगी। मेरे को 100% देवेंद्र जी की जगह, देवेंद्र जी भी खेती किसानी में से ही आए हैं। उनके पूर्वजों के पास भी बहुत बड़ी खेती-बाड़ी थी। जी। वहाँ से आए हैं, तो उनके लिए भी सारी व्यवस्था होनी चाहिए। कृषि में काम करने वाला जो किसान है, जी। उसको भी सारी बातों से मिलना चाहिए। ऐसी मेरी इच्छा है। सरकार से यही विनंती रहेगी। सर हम इस पे से ये समझ सकते हैं कि जैसा बांधकाम कामगार के लिए जो इतनी सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को उन्हें लाभ मिल रहा है। पर आपने साथ ही में जो अभी बताया कि जो खेतों में काम करने वाले कामगार हैं, उनके लिए भी एक ऐसे मंडल का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा भारत देश जैसे एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। तो ये एक जो इनिशिएटिव है, ये जो प्रयास है, मुझे ऐसा लगता है कि इस एग्रीकल्चर इकोनॉमी को भी बहुत बड़े स्तर पे सपोर्ट करेगा। मुन्ना जी, अब मेरा आपसे एक अगला सवाल है कि किसी भी योजना को बनाना तो बहुत आसान होता है, पर ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी स्तर पे जब हम उसे लागू करने जाते हैं, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेज़ आते हैं। अब शून्य से, जहाँ पे अभी उन स्कीम्स के, उन योजनाओं के लाभार्थी नहीं हैं, कोई नई स्कीम बनी है, वहाँ से लेके इतने बड़े नंबर तक, इतने बड़े संख्या में श्रमिकों तक उन योजनाओं का लाभ पहुँचाना, ये जो एक प्रोसेस है, जो एक प्रक्रिया है, इसमें किस प्रकार की व्यावहारिक चुनौतियों का एक आप सामना करते हैं? इस बोर्ड का मैं प्रेसिडेंट बना, जी। तब इस बोर्ड पर कामगारों का रजिस्ट्रेशन, उसको कामगारों की नोंदणी सिर्फ 2,50,000 थी। वो मैंने 19 लाख तक ले गया। जब कामगारों की नोंदणी 19 लाख हो गई, जी। उन कामगारों के घर 5,000 रुपए तो ऐसे ही पहुँचा दिए। जी। वो कहीं न कहीं लाभ मिलने लगा। उनकी आँखें खुल गई कि सरकार, ऐसी भी योजना सरकार के पास है, जो मेरे बेटे को डॉक्टर बना सकती है, जो मेरे बेटे को इंजीनियर बना सकती है। मैं पुणा था, मैं भूल गया वो बच्चा किस पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता था और बांधकाम कामगार के मंडल के माध्यम से देवेंद्र जी ने उसको विदेश भेजा था। तो वो मैं भी भूल गया हूँ पूरी बातें। मेरे को अभी 10 साल हो गए हैं बात को। जी। इसीलिए बताता हूँ कि जिस प्रकार बांधकाम कामगार मंडल में अनेक योजनाओं का फ़ायदा कामगारों के बच्चों को मिला है। वो बच्चा इंजीनियर हुआ है, वो बच्चा डॉक्टर भी हुआ है, वो बच्चे ने ग्रेजुएशन भी किया है, बीबीए किया है, एमबीए किया है। अनेक योजनाओं में अनेक प्रकार के पैसे रखे हुए हैं, तो उनको सबको बेनिफिट हुआ है। उसी प्रकार जिस प्रकार से मैंने नीचे तक इस योजना को पहुँचाया, जी। उसी प्रकार जो मज़दूर हैं, कोई भी प्रकार का मज़दूर हो, मैंने अनेक प्रकार के मज़दूर बताया। तो जो कंपनी में काम करने वाला मज़दूर है, उसको भी बेनिफिट है, कहीं न कहीं। उसके लिए हॉस्पिटल लागू है। उसको अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो उसको तुरंत कंपनी मालक भी मदद करता है, गवर्नमेंट भी मदद करती है। बांधकाम कामगार को भी मदद मिलता है। लेकिन कृषि में काम करने वाले मज़दूर को अभी तक मुझे नहीं दिखा कि किसी प्रकार की मदद मिलती है। तो इसके लिए योजना बनाकर देवेंद्र जी के ध्यान में जब ये आया है उनके ध्यान में, वो करने वाले हैं। जी। जो भी व्यक्ति को देवेंद्र जी अब चुनेंगे, जो काम करने वाले व्यक्ति को चुनेंगे, तो उनका भी फ़ायदा इसी प्रकार होगा। योजना को नीचे पहुँचाना भारतीय जनता पार्टी का ही काम है। कांग्रेस ने कभी नहीं किया है ये काम। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है जी। और हम 100% भारतीय जनता पार्टी ये काम करेंगी कि कृषि विभाग में काम करने वाले जो मज़दूर हैं, इनको भी बेनिफिट मिले। उसी प्रकार और जो कामगार हैं, उनको तो बेनिफिट मिलता है। जी। जैसा ऊस तोड़ कामगार के लिए हमारी पंकजा दाई लड़ाई करती है और पंकजा दाई उनको बेनिफिट दिलाती है कहीं न कहीं। तो उनका भी मेरे ख्याल से बोर्ड बना हुआ है। उसी प्रकार कृषि में काम करने वाले धान धान बोने के लिए, चना बोने के लिए, कपास
तोड़ने के लिए जो कामगार काम करता है, जी। उसके लिए भी कोई योजना बने, इसके लिए भी मैं कार्यरत रहने वाला हूँ। जी। तो उनको भी ये सारी बातों की योजनाओं का फ़ायदा देने के लिए मैं देवेंद्र जी से, नितिन जी से, तो ये दोनों नेताओं को विनती करने वाला हूँ। जी। और जहाँ तक मज़दूरों का पूरा भला हो, इसके लिए मैं प्रयत्नशील रहने वाला हूँ और जो भी काम करेगा मज़दूरों के लिए, जी। उन लोगों को हम जोड़ेंगे, योजनाओं को नीचे तक पहुँचाएँगे। जी। सो मुन्ना जी, मैं आपसे एक चीज़ साझा करना चाहूँगा कि मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ और एक इंजीनियर हूँ, जैसा आप अभी बीच में हमें बता रहे थे कि आपकी जो एक मंशा है कि एक मज़दूर का बेटा मज़दूर नहीं, आप जो उसका आने वाला जनरेशन है, आने वाले जो उनकी परिवार है, परिवार के लोग हैं, वो मज़दूरी में नहीं जाना चाहिए, वो पढ़ लिख कर किसी अच्छी एक अपॉर्च्युनिटी पे वो काम करें। तो हम इंजीनियर होने के नाते हम आज इंटरनेट के डिजिटल एज में हैं। हम काफ़ी सारी स्कीम्स के बारे में पढ़ते हैं कि एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए क्या-क्या बहुत सारी स्कीम्स उपलब्ध हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ़र करती है और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है। तो इसी विषय पे मेरा आपसे एक अगला सवाल है कि इन योजनाओं में आपने किन नई टेक्नोलॉजीज़ का, तकनीक का, डिजिटल सिस्टम्स का उपयोग किया जिससे इसको और पारदर्शी बनाया जा सके और इन योजनाओं को और असरदार बनाया जा सके? देखो जिस प्रकार अब हर क्षेत्र में जी। आधुनिकता आ रही है, जी। खेती करने में आधुनिकता आई है। जी। जैसा अभी उन्होंने एक फुहारनी करने के लिए एक यंत्र निकाला है, ड्रोन ड्रोन का ड्रोन ड्रोन का निकाला प्रयोग है। होने लगा है। तो उसमें कामगार को अब फुहारनी करने के लिए, लेकिन कैसा है, उसमें अभी सब तरफ नहीं पहुँचा है। किसान के लिए देवेंद्र जी ने एक सोलर पंप निकाला है जी। कि वहाँ लाइन जाए या ना जाए, लेकिन उसको सोलर के माध्यम से वो पंप चलेगा और किसानों को तकलीफ नहीं होगी, पानी मिलता रहे। जैसा हमारे यहाँ बिजली की कमी थी, जी। बिजली की कमी के कारण वहाँ पर किसान रात को उसको पानी देने जाना पड़ता था। दिन में हम बिजली किसान को नहीं दे पाते थे, वो रात में। लेकिन देवेंद्र जी ने क्या किया, फ्यूज टास्क कर दिया। कहीं न कहीं कोशिश तो कर रहे हैं हमारे नेता कि सारी चीज़ें किसान तक हो या मज़दूर तक हो, उनके बच्चों को फ़ायदा हो, किसान मज़दूर का बेटा मज़दूर ना हो। इसके लिए अनेक प्रयत्न कर रहे हैं। जी। अब हमारे सामने मोदी जी पंतप्रधान बनने के बाद, अब मैं तुमको एक उदाहरण के तौर पर उदाहरण बताता हूँ कि कॉलेजेस में जब बच्चा पढ़ता था, तो जिसके पास पैसा होता था उसका बच्चा 50% में इंजीनियर बन जाता था जी। और जिसके पास जिसके बच्चे को 80% मार्क होते थे, उसके पास पैसा नहीं है तो इंजीनियर नहीं बन पाता था। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, कैप राउंड के माध्यम से जो एडमिशन चालू की, उसमें फायदा हुआ। अब गरीब का बच्चा भी इंजीनियर बन रहा है, बिल्कुल। उसकी भी पढ़ाई बगैर पैसे से हो रही है, और उसी के साथ-साथ उन्हें काफ़ी हद तक स्कॉलरशिप्स भी स्कॉलरशिप्स भी मिल रही है। जी। तो इसी प्रकार जो योजनाओं का फायदा कैप राउंड के माध्यम से हो रहा है। अभी हम लोगों ने जमाना देखा है कि हमारे शहर में एक जमाना था, हम छोटे थे तो पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश यहाँ के बच्चे पढ़ते थे जी। और जो हमारा लोकल बच्चा है वो पढ़ता नहीं था, वो इंजीनियर नहीं बनता था। वो क्या करता था बेचारा, अपना बीए, एमए बीए में, ये कर बीकॉम। बीकॉम ये करने जी। जाता था, पीएचडी करता था, पढ़ाई करके मेहनत करता था। तो बच्चे कहाँ के पढ़ते थे तब? पैसे वालों के बच्चे नागपुर में आके डॉक्टर इंजीनियर बनते थे। बाहर का बच्चा यहाँ नहीं आता, यहाँ वो का अपने ही बच्चा बाहर अपने ही जाता क्षेत्र में एडमिशन करता है। जी। यहाँ का बच्चा पढ़ने बाहर जाता है, उसको बाहर क्या प्राउंड में उसका एडमिशन में नंबर लगता है, मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, तो उसका सब नंबर लगता है, बाहर चला जाता है वो। उसी प्रकार अनेक क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और अनेक लोगों को फायदा हो रहा है। थोड़ा समय तो लगेगा, 70 साल भोगा है, जी। वो 70 साल का 10 साल 11 साल में तो नहीं होगा, लेकिन समय लगेगा। समय लगेगा। जी। और 100% जब तक मोदी जी देश के पंतप्रधान हैं, तो मेरे ख्याल से वो सबको मोदी बनाने का प्रयत्न करेंगे। जब ज़रूर। तक देवेंद्र जी हैं, नितिन जी हैं, नितिन जी तो डंके की चोट पे बोलते हैं कि हमारे देश में पैसे की कमी नहीं। बिल्कुल सर। और तो उन्होंने करके दिखाया जी। कि नागपुर शहर में मेट्रो पहले आई। जी। नागपुर शहर से महाराष्ट्र में बड़े शहरों में मेट्रो बाद में गई। जी। तो ये नितिन जी की जीत थी ना। बिल्कुल। आज हमारा शहर चमक रहा है। सिर्फ हमारे शहर में अब दोनों नेताओं से विनती है कि रोजगार की जरूरत है। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर पूना रह रहे हैं, बेंगलोर रह रहे हैं और बाहर जा रहे हैं दूसरी तरफ। वो न जाए, इसके लिए हमारे शहर को उद्योग लाने की जरूरत है और उसके लिए दोनों नेता प्रयत्नशील हैं। हमारे विदर्भ को तो पूरा पिछड़ा बना दिया था कांग्रेस के शरद पवार साहब ने, जी। लेकिन आज विदर्भ भी आगे बढ़ रहा है। इतना पिछड़ा विदर्भ आगे चला गया है। तो ये विदर्भ की जनता, नागपुर की जनता ने इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि जो रिजल्ट हमको लोकसभा में विदर्भ में मिला, वो रिजल्ट अच्छा नहीं था, क्योंकि जनता नहीं समझी। जनता फिर से जातिवादी कांग्रेस के साथ चली गई। जी। लेकिन ये दोनों नेता महाराष्ट्र के नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस, इनके पीछे जनता अगर खड़ी रही तो 100% हमारे इस राज्य इस विदर्भ प्रदेश को, आज हमारा राज्य अलग नहीं है, महाराष्ट्र से जुड़ा है, लेकिन विदर्भ को जो पिछड़ा बनाया था पश्चिम महाराष्ट्र वालों ने, जी। उस विदर्भ को पश्चिम महाराष्ट्र से भी आगे ले जाने का प्रयत्न हमारे दोनों नेता कर रहे हैं। जी। इनके पीछे खड़े रहने की जरूरत है। ज़रूर।
तो मुन्ना जी, ये तो हुई काफ़ी सारी एक तकनीकी जानकारियाँ इन योजनाओं की। अब मैं आपसे एक इन योजनाओं से जुड़ा एक भावनात्मक सवाल पूछना चाहूँगा कि मुन्ना जी, आपके कार्यकाल में इस योजना से जुड़े ऐसे कौन से पल या कहानियाँ हैं, जिन्होंने आपको व्यक्तिगत तौर पे मतलब मन को उन चीज़ों ने छुआ? इस बारे में आप अगर कोई एक छोटा-सा वाकया या कोई कहानी बताना चाहें? देखो मेरे यहाँ एक साहू है, उसका बेटा इंजीनियर हो रहा था जी, और वो कामगार था। जी, तो मैंने जब मेरे यहाँ कैंप लगवाए कामगारों के फॉर्म भरने के, तो वो भी उन्होंने भी फॉर्म भरा और फिर एक दिन वो मेरे को बोली कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है और मेरा बेटा इंजीनियर बन रहा है। तो जिस समय उसको 60,000 रुपए मैं दिया, देवेंद्र जी के हाथ से जब 60,000 का चेक दिया, जी। वो परिवार मेरे को पकड़ के रोने लगा अच्छा, और मेरे को बोले कि भैया मैं सही में इंजीनियर मेरे बच्चे को नहीं बना सकता। उदाहरण के तौर पे एक संजय जोशी नाम के हिंगन घाट के यहाँ रहने को आए थे नागपुर में जी, और वो इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे अच्छा, और उनके बेटी की एडमिशन वीआईटी में हुई थी। मैंने उनके बेटे को ये दिखा। एक दिन उनका बेटा यहाँ आया था, जी, तो उन्होंने अपने बेटे को दिया 100 रुपया कि बेटा तू ऑटो करके चला जा। तो बेटा बोले पप्पा ये 100 रुपए रहने दो, मैं पैदल चला जाऊँ। और वो बेटा इंजीनियर बना, अभी बैंगलोर में है। जी, उसको पाँचों साल 60,000 रुपए मिले। कामगारों के बच्चों को इंजीनियर बनाने में सही में मैंने प्रयत्न किया, मदद मिली उनको सरकार से। मैंने तो मदद नहीं दिया, मदद तो सरकार के पैसे से मिली। लेकिन सरकार का जो योजना है, सरकार की जो योजना है, ये मैंने सही में जनता के नीचे तक पहुँचाया, तब मेरे मन को एक सुकून हुआ, कि मैंने एक अच्छा काम किया। मैंने देखा है, अनेक पल देखा है। जब वो बच्चे ने बोला, आज अगर कोई किसी के बच्चे को बोले कि जा बेटा पैदल चले जा, तू जाएगा नहीं। हमने पिताजी गाड़ी दिलवा दीजिए। गाड़ी दिलवा दी थी। वो साइकिल से वीएनआईटी जाता था, रोज। जी, साइकिल लेके दिया था उसके पिताजी ने, इलेक्ट्रिशियन काम करते, मेरे दोस्त थे वो अच्छे। जी, और मेरे यहाँ काम करने के समय किसी प्रकार का कुछ भी बिगड़ जाए तो तुरंत ठीक कर देते थे। तो पास वो अभी बैंगलोर जब बच्चा गया तो वो भी चले गए बच्चे, 7 लाख का पैकेज मिला उसको शुरुआत में, अच्छा, बच्चे को, वो भी चले गए बैंगलोर। अभी मेरे को फ़ोन आया करता है जी, कि तुम्हारे ही कारण मेरे बेटे को मैं इंजीनियर बना सका। कल ही मेरे को फ़ोन आया था कि भैया कैसे हो? लोग कैसे हैं? मैं आ नहीं पा रहा हूँ, पर तुम्हारे चुनाव में ज़रूर आऊँगा। ये उन्होंने बोला, तब मेरे को बहुत अच्छा लगा। ऐसे मैंने अनेक बच्चों को दिलाए हैं 60,000 रुपए इंजीनियर बनने के लिए। जी, कुछ बच्चों को तो एमबीबीएस के लिए भी मैंने लाख रुपए दिलाए हैं, कुछ बच्चों को मैंने ग्रेजुएशन करने के लिए 15,000 रुपए दिलाए हैं, कुछ जी। बच्चों को 12th पढ़ने के लिए भी 5,000 रुपए की मदद दिलाई है। तो मुझे बहुत सुकून हुआ कि इन बच्चों को मैंने मदद दिलाई। सो मुन्ना जी, आपके इन प्रयासों से सिर्फ़ उस स्टूडेंट की लाइफ़ नहीं बदली, पर उसी के साथ-साथ उसके पूरे अ, परिवार की एक ज़िंदगी बदल गई और उन्होंने प्रोग्रेस किया अपने लाइफ़। मुन्ना जी, मेरा जो एक अगला सवाल है, विश्वास के ऊपर रहेगा, भरोसे के ऊपर रहेगा कि सरकार और जनता, उनके बीच का जो रिश्ता होता है, वो भरोसे का होता है। और मेरा जो सवाल है आपसे, वो उसी विषय पे है कि आपको क्या लगता है कि जो ये योजना है, सिर्फ़ श्रमिकों को आर्थिक मदद ही क्या नहीं दी है, बल्कि सरकार पर जनता का जो भरोसा है, उसे भी मजबूत किया है? इस पे आप बताएँ। देखो, ये राजनीति है, जी, ये किसी के साथ नहीं रहती है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने जो फंडा खेला था कि भारतीय जनता पार्टी के अगर 400 चुन के आए तो बाबा साहब के संविधान को बदल देंगे, एक झूठी अफवाह फैलाई गई। कुछ परसेंटेज में जो दलितों के ज्यादा मत हम लोगों को मिलते थे, तो बाबा साहब के नाम पर उन्होंने सिर्फ वोट ले लिए। जनता से एक विनंती रहेगी, अफवाह में जाने वाले, अफवाह फैलाने वाले, सत्ता अफवाह फैला के सत्ता में आके सत्ता का माल कमाने वाले, उन लोगों का ध्यान मत रखो। हम लोग राजनीति में काम करते थे तो व्यवसाय भी करते थे अपना परिवार चलाने के लिए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के पास क्या फैक्ट्रियां, जो आज सोनिया गांधी देश की मेरे ख्याल से चौथे पांचवें नंबर की करोड़पति हैं, अब्जोपति हैं, तो उनके पास क्या फैक्ट्रियां थी? ऐसे कांग्रेस के अनेक नेता हैं हमारे शहर में हो, उन्होंने कोई कंपनियां तो चलाई नहीं, कॉलेजेस चला के पैसा कमाया। उस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना कहीं ना कहीं कुछ रोजगार भी करते हैं और उस नाते अपना परिवार भी पालते हैं। अब सत्ता में रहने के बाद अगर उनको एक आधी काम मिल गया, तो उसकी भी अफवाह कांग्रेस वाले करते हैं। तो कहीं न कहीं जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर है। जब देवेंद्र जी ने फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ा 2014 के बाद, जी। जो स्थिति लोकसभा में थी, उस स्थिति को कैसा बदलाया, तो हम लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि बाबा साहब का अम्बेडकर ने जो कायदा बनाया, इसको हम कभी बदलाने वाले नहीं हैं, संविधान हम कभी छेड़ने नहीं वाले हैं। कांग्रेस ने संविधान को अनेक बार छेड़ा है, मनमानी की है, लेकिन हम ये नहीं करने वाले हैं। ये सिद्ध कर दिया, तब फिर से उतनी ही जनता हमारे पीछे खड़ी रही और फिर महाराष्ट्र में हमारी सत्ता आई। तो जनता का भरोसा दोनों नेताओं पे, मोदी जी पर, देवेंद्र जी पर है और अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कि जनता अफवाह में रहेंगी। तो वापस एक पावर में आना जनता के भरोसा का हम एक प्रमाण मान सकते हैं। अगला जो मेरा आपसे सवाल रहेगा कि किसी भी चीज़ में जो हम एक इंग्लिश में एक बहुत अच्छा टर्म है
चेंज इज कांस्टेंट। तो मैं आपसे अगला ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ मुन्ना जी कि आपको क्या लगता है कि ये मॉडल जो है, क्या पूरे देश भर में इसे लागू किया जा सकता है? अगर हाँ, तो इसमें ऐसे क्या मूलभूत बदलाव होने ज़रूरी है? आप इस पे प्रकाश डालें। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना जी। सरकार ने चालू की और उस योजना को सक्सेस करा शिवराज सिंह चौहान जी ने, जी, मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। जब महाराष्ट्र में हमको लगा कि हम लोगों ने लाडली बहन योजना करनी चाहिए, बहुत महिलाएं महिलाएं बेरोजगार हैं, उद्योगपति उनके पतियों को मिनिमम वेजेस नहीं देते, वो 10-12 हजार में घर नहीं चलता, तो कम से कम 1,500-2,000 रुपए की मदद हमने सरकार ने करनी चाहिए, वो सरकार ने की। जी, जैसे जैसे समय पे जो जो चीजें लानी चाहिए वो सरकार लाने को तैयार है और उसी प्रकार जो विकास हमारे महाराष्ट्र में हमको दिखा है, अब मेरे को बताओ समृद्धि मार्ग, जी, हमको दिखता है कि मुंबई हम 8 घंटे में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। तो जो नीचे स्थल का वोटर्स है, जी, ये भरपूर प्रमाण में वोटिंग करता है। सही बात। वो कभी अपने शहर को छोड़ के बाहर नहीं निकला, तो उनको मालूम नहीं है अभी कि देश कहाँ चला गया। वो लोग भी जब बाहर निकलेंगे कहीं, उनके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, कोई डॉक्टर हो रहा है, कोई इंजीनियर हो रहा है, किसी को नौकरी लग रही है, तो उनके बच्चे भी देख रहे हैं और फिर वो अपने माँ-बाप को भी कन्विंस कर रहे हैं जी, कि अपन जातिवाद पे नहीं जाएँगे, अपन देश के विकास पे जाएँगे। यहाँ हमारा विकास हुआ। उस दिन हमने 10वीं 12वीं के 5 विद्यार्थियों का सत्कार किया देवेंद्र जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो मैंने बच्चों को बताया कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई तो आपकी उम्र 5 साल की थी, 10वीं जो बच्चा पास हुआ। आज 2025 में 15 साल की हुई, आपने 10वीं पास कर लिया। जी, तो आपने विकास ही देखा है नागपुर को, जी, आपने वो नहीं देखा, म्हणजे 2014 के पहले का देश ने और राज्य नहीं देखा। तो इसमें कम से कम हमारे यहाँ 80% विकास दिखेगा। जी, तो इस विकास के तरफ भी बच्चों को ध्यान देने की जरूरत है। सही बात। तो मैंने अपने भाषण में ये बात बताई उनको कि ये सब बातें आप लोगों को देखनी। आज मैं जितने गारंटी से बोल रहा हूँ कि हमारे राज्य का, हमारे देश का, हमारे शहर का विकास हुआ है, जी, तो जनता कहीं ना कहीं इस पे विश्वास रखे और सारी चीजें बाहर निकल कर देखे। अभी क्या होता है, एक मजदूर सुबह काम पे गया, शाम को घर आ गया, तो वो जो बिल्डिंग बन रही वो मालूम है, वो रास्ते से अपने घर आ गया ये मालूम है, उसको नहीं मालूम कि हमारे नागपुर शहर में कितने उड़ान पुल बने हैं। सही बात। तो उसको भी कहीं ना कहीं इन बातों को देखने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। भी मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता 30-35% लोग अभी भी अशिक्षित हैं। अपन जब ग्रामीण में जाते हैं तो ये दिखता है। ग्रामीण की बच्चियां, जैसा मैं तुमको उदाहरण के तौर पर बता दूं, बस सेवा नहीं है, बच्चियां रोड तक 8-8 किलोमीटर पैदल चल के आती है पढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं बच्चियों को चीज है पढ़ाई करने की, मैंने देखा है। तो वहां पे बस सेवा चालू करने का प्रयत्न हमारे बावनकुळे साहब ने किया है, जी, मैंने देखा है। स्टार बस गई है वहां, तो मैंने पूछा बस किसने चालू किया, उनके वहां के लोगों को पूछा तो बोले बावनकुळे साहब ने चालू किया। मैं काफी घूमता हूँ, मैं दिन भर बैठता नहीं घर में, मैं सुबह एक बार बैठा तो यहाँ लाइन लग जाती है, वो लाइन निपटा है तो मैं थोड़ा सा घूम के देखता हूँ शहर में। तो ग्रामीण, अभी हमारे से ग्रामीण 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर अगर आप अंदर जाओगे ना, तो आप अचंभित होंगे। शेर है हमारे यहाँ, ग्रामीणों को शेर का सामना करना पड़ता है 25 किलोमीटर पर। अच्छा, तुम शहर से 25 किलोमीटर इधर उधर चले जाओ, तुमको वहां पर देहात दिखेगा, खेड़ा दिखेगा, जी, और वो खेड़े में सुनसान दिखेगा दोपहर को, सब लोग काम पे चले जाते हैं और उनके बच्चे घर में रहते हैं। तो उन बच्चों में जिद आई है पढ़ाई की, वो चीजें 70 साल जो कांग्रेस ने राज किया तब नहीं थी। जी, उनको रोड पे आने के लिए रोड बन गए हैं, अब वहां गाड़ियां आ रही है, ये सारी चीजें जनता को दिख रही है कि 2014 के बाद देश बदल रहा है। जो कांग्रेस अफवाह उड़ा रही है कि हमको 15 लाख रुपए हर किसी के अकाउंट में देने वाले थे, वो दिए क्या? जी, 15 लाख से भी बड़ी चीजें नरेंद्र मोदी जी ने और देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र को और मोदी जी ने पूरे देश को दिया है। जब ग्रामीणों के बच्चों का विकास हो रहा है, बच्चियां ग्रेजुएशन कर रही है। उदाहरण के तौर पे तुमको बताता हूँ कि 10वीं पास हुए दो बहनों की शादी तय कर लिया उनके माँ बाप जी, और पत्रिका लेके उसी टीचर के पास गए थे जिस टीचर ने 10वीं तक उन बच्चों को पढ़ाया। जी, और वो टीचर ने देखी तो ये बच्ची तो 18 साल की होनी चाहिए, इसने पुलिस कंप्लेंट कर दी। पुलिस आई, माँ बाप को भी ले गई, बच्ची को भी ले गई। तो उसके रिश्तेदार मेरे आए, अब कैसा करेंगे? बच्चियों को ले आके उन्होंने हॉस्टल में डाल दिया। फिर उनसे एफिडेविट करवा के मैंने उनको छुड़ा के लाया कि ये 18 साल तक शादी नहीं करेगी। तो मुझे हमारे शहर से 25 किलोमीटर दूर की बात बता रहा हूँ, 22 किलोमीटर दूर की बात बता रहा हूँ जहाँ हुआ। जी, तो अब तो गढ़चिरौली, अब आप उदाहरण देख रहे हो गढ़चिरौली कहाँ चली गई। सही इस गढ़चिरौली में नक्सलवाद था, आज वहां की जमीन के रेट जाके पूछ लो। लॉयड स्टील जैसा एक बहुत बड़ा ये यूनिट है देन वहाँ पे। देवेंद्र जी की है ना, जी, ये देवेंद्र जी के प्रयत्न है ना जी, कि वहां के पालक मंत्री खुद गए। तुमने देखा कभी कोई मुख्यमंत्री किसी शहर का पालक मंत्री, किसी जिले का पालक मंत्री? नहीं, ये उदाहरण है हमारे सामने देवेंद्र जी कि उन्होंने फिर से दिखाया कि मैं नक्सलवाद भी गढ़चिरौली से खत्म करता हूँ। एक समय ऐसा था कि
कि कांग्रेस के नेता अधिकारियों को धमकी देते थे, ज्यादा करेंगे तो गढ़चिरौली ट्रांसफर करते, हाँ, और अधिकारी डर जाते। ये टर्म सुना हुआ आप है तो सर। गढ़चिरौली जाने को तैयार है लोग, हर अधिकारी कर्मचारी गढ़चिरौली जाने को तैयार है। उदाहरण है हमारे यहाँ, हमारे विदर्भ में। और आज के समय में वहाँ का जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, अब वो काफ़ी बड़े स्तर पे बड़े प्रमोट किया जा रहा है। देखो तुम हर तरफ जाके देखो, चंद्रपुर कितना पिछड़ा था, चंद्रपुर में नक्सलवाद था, गढ़चिरौली में नक्सलवाद था, गोंदिया में नक्सलवाद था, भंडारा में नक्सलवाद था। अब आती है किसी प्रकार की कोई कान पे बातें आपके नहीं। कि यहाँ नक्सलवादियों ने इतने लोगों को मार दिए? नक्सलवादी कौन थे? कुछ नक्सलवादियों ने तो आत्मसमर्पण कर दिया है जी। और वो अच्छे बन गए हैं। तो ये सब देवेंद्र जी की, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का ही है ना ये सब। बिल्कुल। देखो मैं बताता, उस व्यक्ति को मैं इतना अच्छे से जानता हूँ, उसकी ईमानदारी, और जहां से सबकी खत्म होती वहां से उसकी शुरू होती है। इतने है वो, तो उन्होंने दिखा दिया कि मैं सिर्फ राजनीतिक में चाणक्य नहीं हूं, मैं महाराष्ट्र के विकास में भी चाणक्य हूँ। कि गढ़चिरौली जैसे शहर को, जिले को, अब वहां से विरोधी पक्ष नेता ब्रह्मपुरी के थे हमारे, आज देवेंद्र जी ने क्यों बदलाव लाया? आज चमक रहा है गढ़चिरौली, वहां जमीन लेने जाओ, रेट क्या है देखो, अपने को जमीन नहीं मिलेगी वहां, ऐसा रेट है वहां। तो ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है ना। सो हम आपके इस वक्तव्य से ये समझ सकते हैं मुन्ना जी, कि जैसा आपने बताया कि आज यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जो वहाँ के लगे हुए गाँव हैं इस शहर से, वहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, नई-नई स्किल्स लेना चाहते हैं। भवन कुले जी ने उन जगहों पर बस सर्विस स्टार्ट करवाई, और उनका जो ये एक इंटरेस्ट है पढ़ने का, सीखने का, डिग्री कोर्स करने का, ये आने वाली जनरेशन में प्रोग्रेसिव माइंडसेट को दिखाता है। सो आपने जैसा अभी हमें बताया कि 2014 में भाजपा की सरकार आने के बाद आप लोगों ने इतने अलग-अलग स्कीम के तहत काम किया, प्रोग्रेस वर्क किया। सो किसी भी चीज़ को होने के लिए समय लगता है, जैसा आपने कहा। तो समय के ऊपर अब मेरा आपसे एक अगला सवाल रहेगा कि आने वाले 5 सालों में आप इस योजना को कहाँ देखते हैं? और इसे और प्रभावशाली और ग्राउंड लेवल पे इसका और अच्छे से असर हो, सभी लोग जो उचित लोग हैं इसका पूर्ण तरीके से इसका फ़ायदा लें। उसके लिए आप क्या एक स्ट्रैटेजी या एक प्रोसेस में आप देखते हैं? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कोई भी एक योजना जी। जब जनता में जाती है, जी। तो वहाँ जो दलाल तैयार होते हैं, उन दलालों से एक विनंती है कि वो लोग कहीं न कहीं अपना कर्तव्य समझें। गरीब जनता के लिए सरकार ने योजना बनाई है, उसमें से जनता का पैसा जो दलाल खा लेना चाहता है, वो ना खाए। सरकार की योजनाएँ बहुत बड़ी-बड़ी हैं और जनता तक पहुँचाने में सरकार सक्षम हो रही है। लेकिन सरकार कहीं न कहीं, जिन लोगों को नीति नहीं है, जिन लोगों को नीति नहीं है, जो लोग सिर्फ़ पैसा ही कमाना चाहते हैं, किसी भी ढंग से, मज़दूरों के पैसों में दलाली करके लोग पैसा कमाना चाहते हैं। उन लोगों से भी मेरी विनती है कि उस योजना का पैसा वो उन्हीं को मिलने दें। मज़दूरों की योजना का पैसा मज़दूरों को मिलने दें। जिसके हक का पैसा उसे मिलने दें। उद्योगपति जो हैं, वो कामगारों को मिनिमम वेजेस दें, जो सरकार ने मिनिमम वेजेस तय किया है, वो मिनिमम वेजेस दे दे। उसके लिए उसको परेशान न करें। जी। क्योंकि आज ऐसा है, अगर किसी के घर में 4 लोग हैं, 2 बच्चे और 2 माँ-बाप, भले उनके माँ-बाप छोड़ दो, तो 20,000 और 15,000 रुपए में घर चलाने में, बच्चों की पढ़ाई करने में, सारी बातों में तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती तो है। इस बात को उद्योगपति ध्यान रखे और मज़दूरों का ध्यान रखे। मज़दूर, किसान इस देश की ताकत है। कौन बनाता है हिंदुस्तान? भारत का मज़दूर किसान। तो भारत का मज़दूर किसान जो है, ये देश का फाउंडर है, जिसके भरोसे देश खड़ा है। तो उन लोगों को उनकी योजना का फ़ायदा पूरी तरह मिलने के लिए सरकार प्रयत्नशील है जी। और वो मिलाने की कोशिश हम लोग करेंगे 100%। मैं तो आज सरकार का भाग नहीं हूँ, जी। लेकिन सरकार के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, इन लोगों के पीछे ताकत से खड़ा हूँ, क्योंकि वो योजना नीचे तक पहुँचाने में वो प्रयत्नशील हैं। लेकिन बीच के जो लोग हैं, उन लोगों ने अपनी नीतिमत्ता सुधार लेनी चाहिए और उन लोगों ने भी उन लोगों को उनकी योजना मिले, इसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इतना बताना। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। हम बात करते हैं एक मैसेज के ऊपर कि हमारा जो ये आज का विषय है कामगार। सो आप कई बार ये योजनाएँ बनती हैं, बहुत अच्छी योजनाएँ बनती हैं, सरकार उन्हें काफ़ी बड़े स्तर पे प्रमोट करती है, लेकिन बहुत सारे लोग इससे जुड़ नहीं पाते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी एक श्रमिक आपको सुन रहे हैं, उस श्रमिक, युवा श्रमिक तक या उसके परिवार तक आप एक क्या संदेश पहुँचाना चाहेंगे? देखो, मैं उनके तक यही संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि सरकार ने ऑफलाइन योजना नहीं रखी है। किस लिए नहीं रखी है? कि ऑफलाइन योजना में भ्रष्टाचार होता था। वो ऑनलाइन कर दिया है। इस सबको मालूम होगा, ये आदमी को इतना रुपया मिला।
तो उसने अपने आप में, भले ही वो कम पढ़ा लिखा हो, लेकिन मेरे ख्याल से इतना तो पढ़ा लिखा है कि मेरे को मेरे इस योजना का इतना पैसा मिलना है, तो उसमें अगर दलाल कुछ पैसे मांगते हैं तो वो ना दे। अगर उसको कुछ तकलीफ है तो उस कार्यालय में थोड़ी-सी मेहनत करके चले जाएँ। वहाँ के अधिकारियों से सारी बातों की जानकारी लें और अपने सरकार ने ली हुई योजना का पूरा फ़ायदा स्वयं उठाएँ। अपने बीच में आने वाले दलालों को खत्म करें। इससे उनके बच्चों को पढ़ाई में मदद होंगी, उनको उपचार में मदद होंगी। उपचार के लिए भी सरकार ने पैसे रखे हैं। अगर किसी कामगार को कैंसर हो जाए, 2 लाख रुपए, तो वो सारी मददें जो सरकार का है देती है, वो सारी मददें, सारी योजनाओं का फ़ायदा खुद स्वयं आगे बढ़ के जानकारी लेके करें, इतनी उनसे विनती है। जी। और जो दलाल बीच में है उनसे विनती है कि कहीं न कहीं अपनी नीतिमत्ता रखें, उन मज़दूरों का पैसा न ले। बहुत परेशान होता है मज़दूर, फिर वो कोई भी मज़दूर हो, वो बहुत परेशान होता है। उसमें किसी प्रकार का वो लोग इंटरफेयर ना करें, दलाल लोग, छोड़ दें ये काम, बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसको आज अच्छा लगेगा, लेकिन कहीं न कहीं ऊपर वाला भी एक बैठा है। जी। भगवान भी कहीं न कहीं जिंदा है, कोई मानता नहीं भगवान नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ एक शक्ति ऐसी है कि तुम्हारे साथ चलती है, क्योंकि तुम जब रोड से चलते हो, तो 1 इंच में तुम्हारी जान बच जाती है सही बात। और बहुत दूर रहने के बाद भी गाड़ी तुम्हारे आँख पर आ जाती है। तो कहीं न कहीं एक शक्ति ऐसी है, जो इस दुनिया में है, जो सबको बचाती है जी। और सबको इसकी शिक्षा भी मिलती है कहीं न कहीं। तो उस बात का वो दलाल लोग ध्यान रखें कि मज़दूरों का पैसा बिल्कुल ना खाएँ। बस इतना ही संदेश मैं दलालों को देना चाहता हूँ जी। और सभी मज़दूर भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपना हक किसी को ना दें। अब बात आती है एक सोच की, विचार की, राजनीतिक विरासत की। सो इससे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल रहेगा। सो मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा सोच, विचार, राजनीतिक विरासत और सामाजिक बदलाव पे। सो जब आप इस योजना को अपनी राजनीतिक यात्रा, सामाजिक विरासत के संदर्भ में देखते हैं, तो आपको लगता है कि इसने किस तरह का स्थायी बदलाव लाने की शुरुआत की है? देखो, स्थायी शुरुआत इस प्रकार है कि हमारे राज्य की जनता, हमारे शहर की जनता, हमारे देश की जनता, हमारे देश का मज़दूर वर्ग, हमारे देश का मज़दूर किसान कहीं न कहीं जागरूक होता दिख रहा है। बच्चियों के और बच्चों के दिल में पढ़ाई की ओर आकर्षण बढ़ रहा है। कुछ समाज में समाज कंटक जो लोग हैं, वो लोग कुछ नशीली पदार्थों का भी सरकार के चुपके से अवैध रीतियाँ, अवैध प्रकारें जो बच्चों को, फिर उसमें बच्चा किसका खराब होता है? वो बच्चा खराब होता है मज़दूर का, किसान का, हमारे मध्यवर्गीय लोगों का। उसमें करोड़पतियों के बच्चे नहीं खराब होते। जी। उसमें बच्चे खराब होते हैं हमारे मध्यवर्गीय लोगों के। जैसे हमारा कल्चर भारतीय था। उस भारतीय कल्चर को अगर हमने रहने दिया, जो कल्चर था हमारा, उस कल्चर को हमने वैसा ही रहने दिया, तो हम हुक्का पार्लर नहीं जाएँगे, हम पब में नहीं जाएँगे। तो ये जो हुक्का पार्लर, पब और जो कल्चर, पश्चिमी कल्चर हमारे यहाँ बढ़ रहा है, जी। इस पर जो नशीली पदार्थ बिकने का जो प्रमाण। प्रमाण बढ़ रहा है, तो ये चीज़ों पर भी सरकार ने कहीं न कहीं प्रतिबंध लाना चाहिए। जी। इस पे तेज़ करना चाहिए। और इसमें क्या हुआ है, इसमें कभी-कभी बेगुनाह भी फँस जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो इसके विरोध में गया, जैसा हमारे शहर में एमडी बिक्री का एक बहुत बड़ा रैकेट है। उस रैकेट के विरोध में जो जाएगा, तो वो रैकेट के जो लोग हैं, वो रैकेट विरोध में जाने वाले को ही उसी में पकड़ा देंगे। यहाँ तक की तैयारी जो शुरू है उस रैकेट की, जी। तो वो उस पर सरकार कहीं न कहीं जोर डाले, बेगुनाह को अंदर न डाले और जो नशीली पदार्थों को, समाज को, हमारे समाज को खराब करना चाहता है, जी। उन पर कार्रवाई हो। जैसा उदाहरण के तौर पर मैं तुमको बता दूँ, क्रिकेट सट्टे का एक बहुत बड़ा रैकेट है। उसमें अब जी। स्लम का बच्चा भी अपने ₹1000 डालना चाहता है। जी। मैंने ये सुना है कि मेरे 1000 डाल देना, फ़ोन पर ही डाल देता है जी। और वो पकड़े नहीं जाते। क्रिकेट सट्टा चलाने वाले अब्ज़ोपति हो गए। सट्टे का व्यवसाय बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है, गांजा बेचने का व्यवसाय बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार उन लोगों को टाइट करे और ये सारे अवैध धंधे बंद करे। ये भी सरकार को समाज में जाकर इस धंधों को बंद करे, क्योंकि सामाजिक बहुत बड़ा वर्ग इन सब चीज़ों का शिकार हो रहा है। जैसा पब का कल्चर है, इस हुक्का पार्लर का कल्चर है, हुक्का पार्लर के नाम पे परमिशन ली जाती है और उस हुक्का पार्लर में सब नशीली पदार्थ दी जाती है
और हाई कोर्ट को ये सम्माननीय हाई कोर्ट को ये बताया जाता है कि हम लोग उसमें जो नेचुरल चीजें वापर के ये हुक्का पार्लर चलता है, जी। तो वो सब कल्चर बंद होना चाहिए। बच्चों ने रात भर जागना बंद करना चाहिए। सुबह जल्दी रात में जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ के अपने काम की शुरुआत करके समाज को अच्छे रास्ते पे ले जाने का काम बच्चों ने करना चाहिए। अब वो चीजें देखने नहीं मिलती कि जो उस हमारे जमाने में मंदिरों में जो फंक्शन हुआ करते थे, उन फंक्शनों में बच्चे पंगत से खाना खिला के मेहनत करके बच्चों को पंगत परसते थे। जी। लेकिन वो चीजें अब खत्म हो गई हैं। बच्चों को मंदिरों में किसी समाज कार्य कार्य में जो रुचि रहती थी, वो रुचि खत्म हो गई है। तो सभी बच्चों से मेरी विनती है कि समाज कार्य को चालू रखें और इस कल्चर की तरफ कभी जाए नहीं, पश्चिमी कल्चर की तरफ कभी जाए नहीं। हुक्का पार्लर, पब ये कल्चर में जाए नहीं, ये बर्बादी का लक्षण है। सरकार इस पर बहुत ध्यान दे रही है। अभी पकड़ना चालू है सब लोगों को, लेकिन बहुत बड़े पैमाने में ये चीज़ें समाज में घुस गई है, वो भी बंद होनी चाहिए। मुन्ना जी, आज हमारा जो ये चर्चा सत्र है कामगार विषय पे, इस पे आपसे हमें बहुत सारी जानकारी मिली, बहुत सारी योजनाओं के विषय में आपसे और सरकार क्या अलग-अलग योजनाओं के ऊपर काम कर रही है कामगार के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके सोशल प्रोग्रेस के लिए। अगर हम इसे एक इसका हम संक्षेप में इसका अगर सार समझना जाएँ, तो हम जो पहले इन सरकार की योजनाओं को एक बहुत ही सामान्य तरीके से, सामान्य नज़रिए से देखते थे, कि ये स योजनाएँ हैं तो कौन-सी हैं और अगर हैं तो इनके लाभार्थी कौन हैं? पर आज एक सरकार की तरफ से और इस नज़रिए से देखने में हमें ये समझ में आया कि सरकार की योजनाएँ भी बहुत सारी हैं और उन योजनाओं के लाभार्थी भी बहुत सारे हैं। और सिर्फ़ ल योजनाएँ और लाभार्थी नहीं लेकिन सरकार भी उन योजनाओं के प्रति काफ़ी गंभीर है और उन उन विषयों पर, उन योजनाओं पर लगातार कार्य करने के लिए प्रयासरत है। सो मुन्ना जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने हमें आपका कीमती समय दिया और कामगार, योजनाएँ, स्वास्थ्य, समाज और इन सभी विषयों पर आपने एक बहुत अच्छा प्रकाश डाला। आपके समय के लिए और आपके इस मार्गदर्शन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी।